नमस्कार। तो सिक्स क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो अध्याय 9 की बात करेंगे आज, और अध्याय 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो इनके विषय में जानकारी है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो क्या क्या जानकारी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो, उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन तत्कालीन समय में के समृद्ध व्यापार और वाणिज्य की सूचना देते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकला यहाँ से कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन तत्कालीन समय के समृद्ध व्यापार और वाणिज्य की सूचना देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकला है दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था दक्षिण भारत? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। ठीक है, खास तौर पर काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था दक्षिण भारत का स्थान। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो याद रखना, काली मिर्च को क्या क्या बुलाते थे दक्षिण भारत में? काले सोने के, क्योंकि इतनी डिमांड थी इसकी, तो इसको काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। अच्छा, चौथा पॉइंट है व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, पहुंचते नहीं, पहुंचाते थे। इसको टाइपिंग में मिस्टेक है, तो पहुंचाते थे ऐसा लिखना आप लोग। तो व्यापारी इन सामानों को किसके? समुद्री जहाज़ों और सड़कों, कभी कभी समुद्री जहाज और कभी कभी सड़कों के माध्यम से ये पहुंचाते थे। ठीक है, कहाँ पहुंचाते थे? रोम पहुंचाते थे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, पांचवा पॉइंट है दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं? देखो, दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कौन से वाले? रोमन वाले सोने के सिक्के मिले हैं। अच्छा, छठवां पॉइंट है व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। देखो, व्यापार के जो परिणाम थे वो हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं, तो याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी हेडिंग है समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक, तो समुद्र तटों से लगे राज्य, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। क्या है? याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नदियों के मैदानी इलाकों में, जहाँ नदियों के मैदानी इलाके हैं में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है आपका संगम कविताओं में मुवेंदार। याद रखना, मुवेंदार एक शब्द है की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। क्या है? तमिल शब्द है मुवेंदार। ठीक है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। क्या है जिसका अर्थ? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। समझ गए? इस सेंटेंस को समझिए और नोट करिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है ये थे चोल। देखो, तीन कौन कौन से मुखिया परिवार के मुखिया थे? तो देखो कौन कौन से थे। ठीक है, चोल, चर तथा पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो याद करना इन तीनों को, ये क्या थे? 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, चोल, चर और पांड्या। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, चौथा पॉइंट था आपका चोलों का पतन। अच्छा, चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इसका मतलब है चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम। ठीक है, चोलों का कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार एनसीईआरटी से मिला लेना, क्योंकि ये लाइन ऐसी थी, तो इसको समझ के आप लोग एक बार इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसमें जो कावेरी पट्टनम और जो मदुरै राजधानी आ रखी है ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये नोट्स में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो चलो पांचवें पॉइंट पे आते हैं अभी। तो पांचवा पॉइंट है लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। क्या हो गया? लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो इस पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। समझ गए? गौतमी पुत्र कौन था? सातकर्णी था। याद रखना, सातवाहन के सबसे प्रमुख जो राजा था वो क्या था? गौतमी पुत्र
श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चला उसके बारे में हमें? एक अभिलेख से। और किसने? गौतमी बलश्री द्वारा दान किया गया जो अभिलेख था उससे हमें क्या होता है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। अच्छा, 7वां पॉइंट है, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, दक्षिणापथ किसे कहते हैं? दक्षिण। दक्षिण देखो, दक्षिणा मतलब दक्षिण दिशा और पथ मतलब मार्ग, रास्ता। तो इसका मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। समझ गए? तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें रेशम की मार्ग की कहानी है। तो देखो, रेशम की मार्ग की कहानी इसमें और भी है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा सिल्क रूट वगैरह के बारे में पढ़ लेना। बट मुझे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में एनसीईआरटीज़ में पढ़ लेना, थोड़ा सा मोटा मोटा सा याद रखने के लिए। ठीक है, कि सिल्क रूट किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो बेसिक सा पढ़ लेना उनको। ठीक। अच्छा, तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, रेशम का कहाँ हुआ था आविष्कार? 7000 साल पहले चीन में। और चीन ने ये बात छुपाई थी कई देशों से। समझ गए? तो ये वाला पॉइंट है रेशम वाला, तो थोड़ा सा पढ़ लेना एनसीईआरटी में जाके। ठीक है, और फिर नोट में ये चीज़ें नोट कर लेना जो मैंने दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। लगा रहे? लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया पे। ठीक है, याद रखो। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का, किसका राज्य था? कुषाणों का शासन था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। देखो, सिल्क रूट एक लाइन आ रखी है इसमें। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट मतलब जो सिल्क के लिए, सिल्क रेशम के व्यापार के लिए जब जहाँ से निकला जाता, जहाँ से जाते थे, शायद उसका मतलब मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो यही था कि रेशम का व्यापार करने वाले रास्ता जो जाने का रास्ता था उसी को सिल्क रूट कहते हैं। तो ऐसा कुछ था उसमें, तो आप लोग उसको थोड़ा सा गहरा से पढ़ लेना, समझ के पढ़ लेना। ठीक है, बट उसमें मुझे जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नोट है और मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। इससे प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, तो प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे से इससे निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आपके मेंस और ऑप्शनल के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बेसिक जानकारी है इसमें और काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैंने इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो चलो चौथा पॉइंट नोट कर लेते हैं कि चौथा पॉइंट है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये याद रखना, पेशावर और मथुरा इनके क्या थे? दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी उनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तक्षशिला भी क्या था? उनके राज्य का हिस्सा था। तो इन तीन नामों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, 5वां पॉइंट है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, तो कौन थे? कुषाण थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था? सिक्के जारी करे थे, सोने के सिक्के जारी करे थे कुषाणों ने। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा इसमें बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में जानकारी दी गई है। बौद्ध धर्म हमने पहले पढ़ा था, अब इसके प्रसार के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। ठीक है, कुषाणों का कौन था सबसे प्रसिद्ध राजा? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कब किया था? 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। क्या करा था? एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। समझ गए? विद्वान क्या करते थे? कुछ महत्वपूर्ण जो विषय होते थे उन पे क्या करते थे? वार्तालाप या विचार विमर्श करते थे। तो याद रखना इस पॉइंट को। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित। क्या था? बुद्ध की जो जीवनी थी, गौतम बुद्ध की जो जीवनी थी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष, ये अश्वघोष है। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कहाँ रहते थे? जो कवि थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना करी थी, वो क्या करते? वो कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, और कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कौन से कवि थे? तो अश्वघोष इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट है, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो अब जो टाइम था, जो समय था, उसमें क्या हुआ था? अश्वघोष ने और अन्य बौद्ध के जो विद्वान थे बुद्ध के,
बौद्ध काल के, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया था, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा एनसीईआरटीज़ में इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये नोट्स हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी के साथ इनको देखोगे तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी ये बना रखे हैं। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यही प्रीलिम्स में आ सकते हैं, ठीक है। पूरे 100% गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, चौथा पॉइंट है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसका याद हुआ? इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। अब महायान की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो महायान क्या चीज़ है कि 2 विशेषताएं थी। अब क्या विशेषताएं थी पहले पढ़ लेते हैं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। क्या दर्शाई जाती थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या बनाने जाने लगी? मूर्तियां बनानी, प्रतिमा जो बनाई जाती है, प्रतिमा सभी समझते होंगे, बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अधिकांश क्या थी? मथुरा में बनाई जाने लगी और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो पहला जो विशेषता है वो यह थी, ठीक है। दूसरी विशेषता थी कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं। अच्छा, तो दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है, ये इतना ही है, ठीक है। तो इससे नीचे, यहाँ से नीचे ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको नीचे कर देना आप लोग। थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है कि आगे पीछे हो गया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपकी, इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि दूसरा जो परिवर्तन था वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है, इतना ही सेंटेंस है ये। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। और अब नीचे से हम शुरू करेंगे कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो इस पॉइंट को एनसीईआरटीज़ में पढ़िए और तब आपको इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, ये आपने नोट्स बनाना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट था कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका। बौद्ध धर्म क्या था? दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। कहाँ कहाँ फैला? तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक। अच्छा, चौथा पॉइंट था, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। समझ रहे हो? तो इन क्षेत्रों में क्या था कि जो ये ऊपर जो क्षेत्र दिए हुए हैं 4, इन क्षेत्रों में क्या था? थेरवाद नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म था, ठीक है। क्या था? थेरवाद नामक एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, ठीक है, कहीं अधिक प्रचलित था, ठीक। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें तीर्थयात्री के बारे में दे रखा है कि 3 तीर्थयात्री आए थे। तो कौन कौन से थे? पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ देते हैं। तो चीन से जो तीर्थयात्री आए थे वो 3 थे, ठीक है। कौन कौन थे मैं देख लेता हूँ। तो पहला पॉइंट है, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का यात्री फासियन, ठीक है। क्या है ये? फासियन है, एनसीईआरटी में देख लेना, यही लिखा होगा, फासियन, ठीक है। और फायान, ये है फायान, इसको फायान भी कहते हैं, ठीक है। फायान काफ़ी प्रसिद्ध है, वह करीब 1600 साल पहले आया था। तो जो फाशियन था वो कब आया था? 1600 साल पहले आया था, ठीक है। दूसरा आया था, ये नाम याद रखना कि पहला कौन है, दूसरा तीसरा कौन आया, कौन कौन आए थे, ठीक है। तो दूसरा है श्वेन तसांग, ता साइलेंट हो जाता है ना इसमें, सांग, स्वयं सांग इस तरीके से बोल सकते हैं, जिसको हम वेनसांग भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वेनसांग के बारे में। तो वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था। कब आया था? 1400 साल पहले, ठीक है। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। कौन आया था? उसके ऊपर वेनसांग के 50 साल के बाद करीब इत्सिंग आया था। समझ गए? तो ये 3 यात्री थे, जो तीर्थयात्री थे, जो चीन से भारत आए थे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, वह अब देखो उन्होंने क्या करा कि वह, चौथा नंबर पॉइंट है, वह सब बुद्ध
कि जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। क्या करा था उन्होंने, वह जब बुद्ध की जो जीवनी थी उससे जुड़ी जगहें जितनी थी और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए वो भारत आए थे। तो याद रखना कि वो क्या क्या चीज़ें ले गए थे, घोड़ों पे सवार होके पांडुलिपियाँ ले गए थे। तो जो चीज़ें वो ले गए थे तो एनसीईआरटीज़ में पढ़ लेना, बेसिक मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने फैक्ट इसमें लिख दिए हैं जो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के साथ इनको देखोगे तो मेरे हिसाब से आपके तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट था उस समय, अब ये उसे नहीं है, उस समय का सबसे, ठीक है, उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में था। कहाँ था, याद रखना इस चीज़ को कि नालंदा में क्या था, उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा में, ठीक है, याद रखना नालंदा। अच्छा, नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे, ठीक है, याद रखना बौद्ध विद्या केंद्र क्या था, शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे, ठीक। सातवां पॉइंट है बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जो बुद्ध के उपदेश थे दे रखे थे उनका क्या था, वो पूरी ईमानदारी से क्या करते थे, उनका पालन करते थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा उसमें पढ़ लेना, भक्ति के बारे में थोड़ा मोटा मोटा। बाकी जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था वो मुझे ये लगा कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है और इसका वर्णन कहाँ है, महाभारत में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना और इस चीज़ को पढ़ लेना। तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, ठीक है। तो ये थे आपके 9वें अध्याय के नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। बाकी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा एक साथ सारे एनसीईआरटीज़ की, सारे चैप्टर की। और अगर देखो वीडियो यार अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो इससे हमें भी क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे भी 7th 8th 9th 10th क्लास के शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।